फिनलैंड के राष्ट्रपति तथा कनाडा के राष्ट्रपति वॉकिंग कर रहे थे। उस समय वो जिक्र कर रहे थे धुरंधर 2 का, जैसे वो भी इंतजार कर रहे हैं। दूसरे लोग कह रहे हैं कि इसमें हिंसा बहुत ज्यादा है, क्रूरता बहुत ज्यादा है, सिर काटते हुए दिखाया गया है, यानी कि सिर को फुटबॉल भी बनाते हुए दिखाया गया है। इस तरह के सीन्स हैं। उन्होंने अपने एक्शन डायरेक्टर को कहा कि तुम्हें पूरी छूट है, आप कितना भी वायलेंस दिखाओ। तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में ऐसी फिल्म जिसमें धर्म की बातें कही गई हैं, राजनीति से प्रेरित बातें की गई हैं। धुरंधर फर्स्ट अभी आई, अब धुरंधर 2 इतनी जल्दी क्यों लाई गई? ये पहले से सोचे समझे कोई एजेंडा होगा। जो गैंगस्टर्स की हत्या हुई है उनको सही ठहराने के लिए और किसी खास धर्म की तरफ इंगित करने के लिए लोगों का ध्यान, ताकि लोग उधर ज़्यादा ध्यान दें, उनकी कमियों की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। इस तरह की चीज़ें की गई हैं और चुनाव आ रहा है जिससे कि किसी विशेष पार्टी को लाभ मिले। ये फिल्म केवल आदित्य दत्त की फिल्म नहीं है, कहीं ना कहीं इसके पीछे छुपा हुआ राजनीतिक और धार्मिक एजेंडा भी है। तो आप लोग बलूचिस्तान में अस्थिरता पैदा कर रहे हो, जो वो बात करता है तो लिस्ट में ये भी मैसेज पहुंचा है कि देखो फिल्म में दिखाया गया है। इन्हें कंटेंट भी देना पड़ेगा और इन्हें जमीन से जुड़े हुए राइटर्स को और लेखकों को ऊपर लाना पड़ेगा। अभी क्या है, वही चल रहा है पुश्तैनी, ले तू राइटर बन जा, तू डायरेक्टर बन जा और तू प्रोड्यूसर बन जा, फिर बना लेते हैं। ये काम अब नहीं चलेगा। तो सर बताइए कि आपने धुरंधर फिल्म देखी है कि धुरंधर फाइनेंस को शट है? हाँ, मैंने धुरंधर फिल्म देखी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। सभी को अच्छी लग रही, पूरी दुनिया को अच्छी लग रही है। फिल्म ने पहले 4 दिन में लगभग 800 करोड़ पूरी दुनिया में कमा ली है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हालांकि पुष्पा 2 पहले 4 दिन में इससे आगे थी, लेकिन धीरे धीरे जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही उस रफ्तार से ये पुष्पा ही नहीं, बाहुबली को भी मुझे लग रहा है पीछे छोड़ देगी। जब तक रहेगी, जब ये फिल्म आने वाली थी उससे कुछ दिन पहले फिनलैंड के राष्ट्रपति तथा कनाडा के राष्ट्रपति वॉकिंग कर रहे थे, यानी कि रनिंग कर रहे थे। उस समय वो जिक्र कर रहे थे तो अंदर 2 का, जैसे वो भी इंतजार कर रहे। पूरी दुनिया में इसकी जबरदस्त हाइप था। इसकी वजह थी पहली धुरंधर, जो कि दर्शकों को बहुत पसंद आई थी। तो उन्हें लगा था कि यार इतनी जल्दी फिल्म आ रही है, उसकी इतनी जल्दी इतनी अच्छी फिल्म कैसे बन सकती है। उसका भी एक वजह थी हाइप बनने में। और आदित्य दत्त के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है कि इतनी बड़ी फिल्में, इतनी जबरदस्त फिल्में, इतने कवन तक उन्होंने दर्शकों के सामने रखी। अच्छी फिल्म है। जहाँ तक पहली फिल्म के मुकाबले इसमें कुछ हटने की बात है, कुछ अलग हटकर होने की बात है, निश्चित रूप से अलग तो होती है हर फिल्म, तभी तो वो चलती है, इतनी पसंद की जा रही है, इसका मतलब हटके है। अब मैं सारी चीज़ें नहीं बता सकता, कुछ चीज़ें गोपनीय रहती है स्क्रिप्ट की, लेकिन इसमें मैं एक चीज़ बता सकता हूँ कि पहली फिल्म में रहमान डकैत की जो भूमिका अक्षय खन्ना ने निभाई थी वो अनमैच थी, बहुत शानदार भूमिका थी। एक तरह से धुरंधर के फर्स्ट पार्ट के वास्तव में जो हीरो थे तो वो विलेन, लेकिन हीरो जो थे वास्तव में वही थे, अक्षय खन्ना। इस फिल्म में उनका रोल नहीं है, लेकिन इसकी क्षतिपूर्ति उन्होंने कर ली है। कहीं भी दर्शकों को ये नहीं लगा कि इसमें अक्षय खन्ना के ना होने से इस फिल्म की जो निरंतरता है या जो इसमें रोमांच है वो कम हुआ है। वो बना रहा है। लगभग 4 घंटे की लंबी फिल्म है और दर्शक लगातार कुर्सियों से चिपके रहे और शानदार। और कई बार तो वोटिंग भी उन्होंने, मैंने पहले जब देखी तब भी लोग वोटिंग किए। जबरदस्त फिल्म। इस फिल्म में इनके डायरेक्शन में एक खास बात ये है जो मुझे लगी, इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक का जो तालमेल है स्टोरी से बहुत अच्छा है। इसमें हालांकि गाने पहली फिल्म जैसे नहीं है, उसमें 1-2 गाने बहुत हिट थे, वैसे नहीं है, लेकिन इसमें आदित्य धर ने जो पुराने गानों का एक शानदार मेल फिल्म की स्क्रिप्ट से मैच कराया है और उस तरह से जो स्टोरी टेलिंग की वो गजब की है। उससे गजब का एहसास दर्शकों को होता है। यही नहीं, मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे महान निर्देशक कह रहे हैं कि सिनेमैटिक एहसास जो आदित्य धर ने इस फिल्म में दिया है वो अब तक भारतीय सिनेमा में नहीं किया है। सर इसमें एक्टर्स की भरमार है, आपको सबसे ज़्यादा अच्छी एक्टिंग किसकी लगी? पहली तो अंदर में और इसमें नहीं, बहुत सारे एक्टर्स को लिया है। और ताज्जुब की बात यह है कि सभी एक्टर्स ने, मुझे लगता है, अपने जीवन की सबसे अच्छी एक्टिंग इन फिल्मों में की। पहली फिल्म में अक्षय खन्ना ने तो अनमैच्ड एक्टिंग की। उनकी ऐसी शानदार एक्टिंग थी कि सभी लोग कह रहे थे उनको ऑस्कर पुरस्कार दिया जाना चाहिए। दर्शक इंतजार कर रहे थे कि इस फिल्म में उनका रोल होना चाहिए, लेकिन इस फिल्म में उनका रोल नहीं होना। लेकिन उन्होंने इसकी कमी पूरी कर दी क्योंकि दूसरे एक्टर्स ने भी अपनी एक्टिंग बहुत शानदार की। कुछ रोल बढ़ गए हैं, जैसे इसमें अर्जुन रामपाल का रोल बढ़ गया है और उन्होंने पहली फिल्म के मुकाबले इसमें अच्छी एक्टिंग, पहले से ज़्यादा और अच्छी एक्टिंग की है। चाहे रणवीर सिंह हो, चाहे अर्जुन रामपाल हो, चाहे संजय दत्त हो, चाहे राकेश बेदी, सभी ने शानदार एक्टिंग की। राकेश बेदी ने तो बीच बीच में आकर, हालांकि उनका रोल मुझे लगता है और बढ़ सकता था,
बीच बीच में आकर कमाल का एक तड़का दिया है, जिससे कि दर्शकों को मजा आ गया। उनकी डायलॉग डिलीवरी, उन्होंने बता दिया एक कॉमेडियन कितना अच्छा एक्टर हो सकता है। गोविंदा कितने अच्छे कॉमेडियन रहे। मैं तो कहता हूँ गोविंदा को भी आदित्य दत्त को अपनी अगली फिल्म में लेना चाहिए। वो कमाल के एक्टर, क्योंकि कॉमेडी के लिए बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग क्षमता होनी चाहिए, ज़बरदस्त प्रेजेंस ऑफ माइंड होनी चाहिए। जो कॉमेडी कर लेगा वो किसी भी तरह की एक्टिंग कर सकता है, बस निर्देशक अच्छा होना चाहिए। ये राकेश विधि ने दिखा दिया है। अर्जुन रामपाल फिल्म इंडस्ट्री के सबसे खूबसूरत हीरो, मैं उन्हें मानता हूँ, बहुत खूबसूरत हीरो है। दूसरे हीरो कहा जाता है, मैं तो कहता हूँ वो सलमान खान से भी खूबसूरत है, लेकिन उनकी एक्टिंग का उपयोग फिल्म इंडस्ट्री नहीं कर पाई। उनको कभी अच्छी फिल्म मिली, मेगा बजट की फिल्में मिली नहीं। एक रावण पिक्चर आई थी शाहरुख खान की, उसमें वो विलेन बने थे। जैसे वो आते थे दर्शकों में खुशी लैंड हो जाते, बहुत शानदार काम लोग को लगा था, लेकिन रोल छोटा था। वैसी कोई बड़े फलक की फिल्मों को यंग एज में मिल जाती, लोग छा जाते। लेकिन चलो, इस फिल्म में बहुत खूबसूरत बोला गई है, बहुत अच्छा, उनकी ड्रेसेस बहुत अच्छा था, और मेजर इकबाल के रूप में उन्होंने कमाल का विलेन का किरदार निभाया है। और इसमें उनका रोल पहले के मुकाबले लंबा भी है। उनके फादर का जो रोल था वो भी जिसने भी निभाया वो अच्छा निभाया, हालांकि उसमें गालियाँ बहुत थी, लेकिन फिर भी वो दर्शकों ने उसका भी आनंद लिया है। जहाँ तक रणवीर सिंह की बात है, तो उन्होंने पिछली फिल्म में उनकी एक्टिंग कुछ दब सी गई थी। रहमान ने यानी कि अक्षय खन्ना की एक्टिंग के नीचे उनकी एक्टिंग कुछ दब गई थी, रोल भी कुछ वैसा ही था। लेकिन इस फिल्म में जसकीरत के रूप में जो उनका उभार दर्शकों के सामने आया, लोगों को पता चला कि क्यों ये आखिर स्पाई के रूप में चुने गए, तो इसके बाद उनके किरदार से दर्शक ज़्यादा अच्छे से जुड़ पाए, और उन्होंने एक्टिंग का स्तर भी इस फिल्म में उठाया। कहीं ना कहीं डायरेक्टर भी इसके लिए प्रशंसा के पात्र हैं कि रणवीर सिंह से उन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग कराई। उन्होंने सभी से कराई, मैंने नहीं बताया, अर्जुन रामपाल से भी कराई, राकेश बेदी से भी कराई। संजय दत्त तो हमेशा ही ठीक ठाक एक्टिंग, अच्छी एक्टिंग करते हैं, उनका रोल भी अच्छा था एसपी असलम के रूप में। मुझे रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, राकेश तीनों की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। तो सर, आपके हिसाब से इस फिल्म का नकारात्मक पहलू क्या है? पहले मैं दूसरों के हिसाब से बताता हूँ। दूसरे लोग कह रहे हैं कि इसमें हिंसा बहुत ज़्यादा है, क्रूरता बहुत ज़्यादा है, सिर काटते हुए दिखाया गया है, यानी कि सिर को फुटबॉल भी बनाते हुए दिखाया गया है, इस तरह के सीन्स हैं, वायलेंस भरा पड़ा है। लेकिन मेरे हिसाब से लोगों को वायलेंस को पछाना भी आना चाहिए। उन्हें अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि वायलेंस देखना और करना दोनों अलग चीज़ें। देखो, देखने से कई बार अपने अंदर का वायलेंस खत्म होता है। देखना चाहिए। आदित्य दारवी बहुत शांत हैं, वो शांत प्रवृत्ति के व्यक्ति, लेकिन फिर वो वायलेंस दिखा रहे हैं। तो वायलेंस देखने से नहीं डरना चाहिए, बस उस वायलेंस के हिसाब से बच्चों को बिगड़ने नहीं देना चाहिए। ये माँ बाप के ऊपर है, ये पेरेंट्स के ऊपर है, ये फिल्म वालों के ऊपर नहीं। मार्केट में हर तरह की चीज़ बिकती है, तो हर चीज़ की तरफ तो नहीं आकर्षित होना है। वायलेंस भी जितना वायलेंस था वो उतना क्रूप इसलिए नहीं रहा क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा, जब पीछे से खूबसूरत गाने बनते थे एक नई टोन के साथ, तो वायलेंस की जो फ्रिक्वेंसी है जो वो ज़्यादा होती है, लंबे सीन होते हैं, बोरिंग नहीं लगते और उतने क्रूर नहीं लगते, तो फिल्म में रोमांच बना रहता है और दर्शक अपनी कुर्सियों से चिपके रहते हैं। मुझे थोड़ा सा दिमाग यही लगा कि इस फिल्म की लंबाई थोड़ी सी कम हो सकती थी, मेरे हिसाब से है जो मैं कह रहा हूँ। और दूसरा, इसमें जो चीखने चिल्लाने वाला रोल है, कई बार ज़्यादा चिल्लाए हैं लोग, उसे कम किया जा सकता था। गाली गलौज थोड़ी कम की जा सकती थी, लेकिन फिल्म फिर भी बहुत अच्छी है। और सर, इसमें क्या कोई छुपा हुआ राजनीतिक या धार्मिक एजेंडा है? फिल्म की टाइमिंग को लेकर लग रहा है लोगों को, क्योंकि अभी तमिलनाडु में एक जनहित याचिका दायर हुई है फिल्म को बैन करने के लिए। उसमें कहा गया है कि अप्रैल में तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में ऐसी फिल्म जिसमें धर्म की बातें की गई हैं, राजनीति से प्रेरित बातें की गई हैं और खास धर्म के प्रति दर्शकों को जोड़ने की कोशिश की गई है, खास धर्म के खिलाफ टिप्पणी एक तरह से सीधे तो नहीं की गई, लेकिन उनको लोगों को लग रहा है कि टिप्पणी की गई है क्रूरता के संबंध में या दूसरी चीज़ों के रूप में। उन्हें लग रहा है कि इससे कहीं ना कहीं किसी विशेष पार्टी को कोई राजनीतिक फायदा हो सकता है, इसलिए लोग विरोध कर रहे हैं कि गलत टाइम पाए में। कोई लोग ये भी कह रहे हैं कि अब धुरंधर फर्स्ट अभी आई, अब धुरंधर 2 जल्दी क्यों लाएगी, ये पहले सोच समझे कोई एजेंडा होगा। धर्म के खिलाफ भी टिप्पणी की गई है कई बार कि ऐसे है वैसे है, और धर्म को फैलाने के बारे में भी कहा गया है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो इसमें अतीक अहमद का रोल दिखाया गया है, पहली धुरंधर में भारत का गैंगस्टर नहीं था, लेकिन दूसरी धुरंधर में अतीक अहमद को दिखाया गया है जो कि यूपी का गैंगस्टर था, जिसकी हत्या हो गई थी, 2 युवकों उन्होंने मार दिया था, उनका रोल दिखाया गया, वो ISI से जोड़ते हुए दिखाया गया, और यूपी चुनाव भी दिखाया गया, नोटबंदी भी दिखाई गई है। तो इस तरह की जो चीज़ें दिखाई गई हैं, तो उससे लग रहा है कि उनको जायज़ ठहराने के लिए, नोटबंदी को जायज़ ठहराने के लिए, महिला मंडन करने के लिए, और जो गैंगस्टर्स की हत्या हुई है उनको सही ठहराने के लिए,
और किसी खास धर्म की तरफ इंगित करने के लिए लोगों का ध्यान, जाति लोगों तक ज़्यादा ध्यान दें, उनकी कमियों की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, इस तरह की चीज़ें की गई हैं। और चुनाव आ रहा है, जैसे कि किसी विशेष पार्टी को लाभ मिले, तो इस तरह की बातें इस फिल्म में नहीं। अलग अर्थात ये फिल्म केवल आदित्य दत्त की फिल्म नहीं है, कहीं ना कहीं इसके पीछे एक छुपा हुआ राजनीतिक और धार्मिक एजेंडा भी है। तो ये बात की जा रही है, लेकिन पहली बात तो ऐसा कोई प्रूफ नहीं हो सकता, कोइंसिडेंस हो, फिल्म ऐसे समय आई कि उसी समय चुनाव भी होने वाला था। दूसरा, सबको अपनी जो बात कहने का अधिकार है, ये दर्शकों के ऊपर है ना, वो देखे ना देखें। मान लो किसी खास धर्म के प्रति रुझान है, किस खास धर्म के प्रति ये बात की गई है, लेकिन ये बात तो तय है कि पाकिस्तान में टेरर नेटवर्क है, तो पूरी दुनिया जानती, हम स्ट्राइक भी कर चुके हैं कई बार उनके खिलाफ। और वो जो टेरर है वो धर्म के आधार पर है, जो कि गलत है। धर्म के आधार पर टेरर नहीं होना चाहिए। धर्म के आधार पर एक बार हम विभाजित हो ही चुके हैं, हमारा देश विभाजन की तरफ जा चुका है। फिर से धर्म का नैरेटिव पैदा किया गया। पाकिस्तान में पहले नैरेटिव पैदा किया गया धर्म का अपने लोगों ने, और धर्म कई बार पाकिस्तान की ऐसी टिप्पणी आती है यहाँ के अल्पसंख्यकों को लिए जाती है एक नैरेटिव फैलाने के लिए, यहाँ अल्पसंख्यकों को खतरा है, जबकि वो अपने यहाँ के अल्पसंख्यकों को नहीं देखता है, वो अपने अल्पसंख्यकों पर वो कितने अत्याचार करता है, वहाँ के अल्पसंख्यक कितने दबे दबे रहते हैं। तो पाकिस्तान हमेशा एक नैरेटिव फैलाता रहा। अभी सिंदूर ऑपरेशन हुआ, उसके लिए भी उसने नैरेटिव फैलाया। उसने बार बार ये कहा कि वो ये दिखाने की कोशिश की कि भारत पर सिंदूर ऑपरेशन के तहत हानि ना हो, जबकि झूठ है पूरी तरह। और इस झूठ के आधार पर असीम मुंडों का प्रमोशन भी हो गया, उन्हें मेडल भी मिल गए। तो वो तो पूरे झूठ पे चलने वाला देश है ना, हमेशा से नैरेटिव के आधार पर चल रहा है। वो तो पूरी दुनिया में नैरेटिव फैलाता है भारत के खिलाफ। तो अगर थोड़ा बहुत नैरेटिव भी है और उससे लोगों में देशभक्ति जागती है और लोग देश के प्रति थोड़े सतर्क होते हैं, देश की जरूरतें हैं उनके प्रति जागरूक होते हैं और देश से जुड़ाव महसूस करते हैं, तो कुछ गलत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा और अगर लग रहा है कुछ आलोचकों की बात में कुछ दम है, तो थोड़ा सा उसमें सुधार किया जा सकता है। इतिहास, साहित्य और फिल्में, ये जो चीज़ें हैं, इनके माध्यम से थोड़ा बहुत नैरेटिव लोग फैलाते आए हैं। लेकिन अगर उसमें देशभक्ति है, थोड़ी बहुत कमियाँ भी है, तो मैं सुनगा नहीं बात। तो सर, फिल्म के डायरेक्टर आदित्य दत्त के बारे में आपकी क्या राय है, और उन्होंने दोनों फिल्में पाकिस्तानी बैकग्राउंड को लेकर ही क्यों बनाई है? आदित्य दत्त कमाल के निर्देशक हैं। उन्होंने अपने आप को प्रूफ कर दिया। वो मात्र 43 साल के, दिल्ली के रहने वाले, उनकी कश्मीरी बैकग्राउंड है। उन्होंने कश्मीर के लोगों का एक कहीं ना कहीं जो उनका दर्द है उसको महसूस किया है। इसलिए भी हो सकता है उनकी पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा इस तरह की चीज़ें बनाने का झुकाव हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कश्मीरी हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ है, किसी का भी अत्याचार तो गलत है, तो वो कहीं ना कहीं उसमें पाकिस्तान की भूमिका देखिए। पाकिस्तान का जो टेरर नेटवर्क रहा है, उसने कश्मीर में हिंदुओं को, दुश्मनों को विभाजित किया और वहाँ धार्मिक नैरेटिव फैला के आतंकवाद को उसने पनाह दी, बढ़ाया, जिसकी वजह से कश्मीरी लोग वहाँ से विस्थापित हुए। और एक समय ऐसा था कि कश्मीरियों के प्रति किसी ने भी विचारों में दया नहीं दिखाई, उनकी आवाज़ नहीं उठाई। वो दिल्ली में कितनी ज़्यादा बुरी स्थिति में जीवन जिए, जंग में दिल्ली के कैंपों में उन्होंने कितना बुरा जीवन जिया, उसकी किसी ने भी याद नहीं किया। इन लोगों ने बहुत सहा है, इनका अपना जीवन भी संघर्ष में जिया है कि इनका परिवार ठीक था, इन्होंने शायद उतना दर्द नहीं सहा होगा, लेकिन देखा है। अनपंखे हुए, ये सब कश्मीर से जुड़े हुए हैं। तो पाकिस्तान के ऊपर जो फिल्म बनाने का उनका उद्देश्य रहा, तो उसका ये भी रहा। उनकी फिर तीनों फिल्में उन्होंने कहीं ना कहीं पाकिस्तानी बैकग्राउंड पे पूरी हो चाहे ब्रदरों बनाई, और वो सच्चाई है। भले ही थोड़ा बहुत उन्होंने बढ़ा चढ़ा के दिखाया हो कुछ चीज़ों को, और भले ही जैसे खासकर वायलेंस को, इतना वायलेंस स्पाई नहीं करते हैं जनरली, और ये मुझे थोड़ा गलत लगा, स्पाई को इतना वायलेंट और इस तरह से नहीं दिखाना चाहिए था। दूसरा, इसके बाद ये भी हो जाएगा कि जो भारत पर पाकिस्तान है वो लगाता रहा है कि यार आप लोग बलूचिस्तान में अस्थिरता पैदा कर रहे हो, जो वो बात करता है। तो एक विश्व में ये भी मैसेज पहुँचा है कि देखो फिल्म में दिखाया गया है कहीं ना कहीं बलूचिस्तान में इनका हाथ है भारत का, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन ये तो दिखाया जाता रहा है, अपनी चीज़ों को आगे उन्होंने ये, लेकिन इसके साथ इन्होंने ये भी दिखा दिया कि ISI के जो सूत्र है वो कहाँ तक जुड़े हैं। ISI की जो जड़ है भारत में किस हद तक जुड़ी है। फर्जी नोट का मामला हो, चाहे चुनाव में दखल देने का मामला हो, चाहे गैंगस्टरों से जुड़ाव हो, ISI वहाँ तक अपनी पहुँच सकती थी। तो ISI का नेटवर्क पूरे भारत में उन्होंने दिखाया अपनी फिल्म किस तरह से फैला हुआ था और उसके कितने नुकसान भारत झेल रहा। तो भारत ने जो दिखाया है अपने स्पाई के माध्यम से उस नेटवर्क को खत्म करते हुए दिखाया। भाई कोई भी खत्म करना चाहेगा, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें वो वायरस की चीज़ें जो है कुछ कम कर सकते थे,
उन्होंने छूट दी, मैंने पढ़ा भी, उन्होंने अपने एक्शन डायरेक्टर को कहा कि तुम्हें पूरी छूट है, आप कितना ही वायलेंस दिखाओ। कुछ सेंसर बोर्ड ने भी कट किया है, वरना तो और ज़्यादा वायलेंस था। अपना जो डायरेक्टर बनना आसान नहीं है। डायरेक्टर क्रिएटिव मैन होता है और उसके पास बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, उन कहानियों में से जो उसे ठीक लगती है, जो उसे क्लिक करती है, उसी में तो फिल्म बनाएगा। किसी कहने से थोड़ी बना देगा। उससे कहो कि यार तुम ऐसा करो, इटली में इटली को लेकर बना दो, अमेरिका को लेकर बना दो, ऐसे थोड़ी बना देगा। उसे जहाँ लग रहा है कि यहाँ पे दर्शकों को सच्चाई दिखानी जरूरी है। अब वो सच्चाई में फिक्सन है, ये तो सभी जानते हैं, रियलिटी भी है और फिक्सन भी है। फिक्सन और रियलिटी का मेल है पिक्चर में, ये तो है। फिल्म की शुरुआत में कहा भी गया है और ये सभी जानते हैं कि वो फिक्सन तो होता ही है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आदित्य दत्त ने कमाल का काम किया है और आशा करते हैं वो आगे भी एक से अच्छी फिल्में देते रहेंगे। पहली बार बॉलीवुड को उन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्मों के दबाव से बाहर निकाला है। बॉलीवुड कई सालों से दबाव महसूस करा। साउथ में आप देखिए बाहुबली की 2 फ्रेंचाइजी आई, दोनों कमाल की नहीं, कितना पैसा कमाया। पूरी दुनिया में जो भारतीय फिल्मों का मैथ बढ़ा वो बाहुबली के बाद ही बढ़ा सबसे ज़्यादा। उसके बाद वहाँ KGF की 2 फ्रेंचाइजी आई, यश की 2 फिल्में आई, कमाल की आई। इसके अलावा अल्लू अर्जुन की 2 पुष्पा आई, कमाल की फिल्में। अल्लू अर्जुन कमाल के एक्टर, बहुत जबरदस्त एक्टर, उनकी 2 फिल्में आई। तो साउथ में इस तरह की फिल्में, जबरदस्त फिल्में, कंतारा, लाइन से बहुत सारी फिल्में आ रही थी जो कि मास अपील कर रही थी और उत्तर भारत के दर्शक बड़े स्तर पर उन फिल्मों को देख रहे थे। आप टीवी पे भी देखिए, आप कभी भी जाइए टीवी पे जो चैनल आते जहाँ फिल्में दिखाते हैं, वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा साउथ की फिल्में दिखाई जा रही बहुत दिनों से। क्यों? क्योंकि उनका कंटेंट अच्छा। लेकिन मैं फिर कहूँगा धुरंधर अच्छी फिल्म है, लेकिन अभी आदित्य दत्त साउथ की फिल्मों को पीछे नहीं छोड़ पाए। उसकी वजह एक तो इनके पास जो था पाकिस्तान से जुड़ी कहानी जो कि दर्शकों के लिए नहीं कहानी, इसलिए भी दर्शक ज़्यादा खींचे। लियारी, कराची, वहाँ के गैंगस्टर को दिखाया और बहुत शानदार एक्टर, बहुत शानदार कहानी के साथ दिखाया, इसलिए भी दर्शक ज़्यादा खींचे। साउथ की फिल्में अपनी कल्चर को दिखा रही हैं। आप देखिए ना कितने कल्चरल पहलुओं को दिखाते हुए इतने बड़े फलक पर ले गए। साउथ की इंडस्ट्री इतने बड़े फलक पर चली गई। पुष्पा देखिए ना, क्या व्यक्ति लुंगी पहने रहता, क्या शानदार लुंगी पहन लोग एक्टिंग की, क्या शानदार, लोग पागलों की तरह देख रहे थे। तो अभी भी बॉलीवुड को उस स्तर तक पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। इन्हें कंटेंट भी देना पड़ेगा और इन्हें जमीन से जुड़े हुए राइटर्स को और लेखकों को ऊपर लाना पड़ेगा। अभी क्या है, वही चल रहा है, पूछते हैं ले तू राइटर बन जा, तू डायरेक्टर बन जा और तू प्रोड्यूसर बन जा, फिर बना लेते हैं। ये काम अब नहीं चलेगा। आपको जमीन से जुड़े हुए जिन्हें जमीनी अनुभव है, आपको क्वालिटी छाड़नी पड़ेगी। जुगाड़ वाली कल्चर छोड़नी पड़ेगी बॉलीवुड को। नेचुरल टैलेंट वाले लोगों को आगे लाना होगा, तभी ये जो है साउथ की फिल्मों को सही रूप पर टक्कर दे पाएंगे। वरना अभी ये साउथ की फिल्मों के आसपास भी नहीं पहुंचेंगे। ये 2 फिल्में जरूर आएंगे। ये आदित्य दत्त की अपनी पर्सनल कैपेसिटी है। इसके बाद आदित्य दत्त को भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कहीं दूसरी यार स्पाई फिल्म बनाएंगे तो अलग बात है। स्पाई फिल्म के अलावा अगर वो भारतीय बैकग्राउंड की फिल्म बनाए तो फिर वास्तव में हम मानेंगे कि हाँ वो साउथ के जो डायरेक्टर्स हैं उनकी कोई पहुँच है। लेकिन एकदम बहुत है जो कमाल के आदमी है, उनका भविष्य बहुत ऊपर एक से फिल्म में बनाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं